हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द इनकंट्रोवर्टिबल नेचर ऑफ बोथ लाइफ एंड डेथ मेक्स देम फिडियसली डिफिकल्ट टू लेजिस्लेट और एडजुडिकेट। पहले बात तो इस लाइन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इनकंट्रोवर्टिबल का क्या मतलब है, फिडियसली का क्या मतलब है, लेजिस्लेट पता होना चाहिए, एडजुडिकेट पता होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो लाइफ और डेथ का एक ऐसा ये विषय है जिसमें कोई भी विवाद नहीं है। इनकंट्रोवर्टिबल को याद करो कंट्रोवर्सी से, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो, और जो चीज इनकंट्रोवर्टिबल हो जो निर्विवाद हो। ठीक है, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। लाइफ और जो डेथ है वो जीवन की अटल सत्य है। इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फिडियसली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इन विषयों के ऊपर कानून बनाना, लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना, या एडजुडिकेट करना, या कोई फाइनल निर्णय देना। ठीक है, कि जीवन और मृत्यु हमारे लाइफ से जुड़ी हुई इतनी पर्सनल बातें हैं कि अगर सरकार या यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन या यहाँ का कानून उसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहता है या फिर कोई निर्देश देना चाहता है तो ये काफी ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन के पहलू से बहुत ज्यादा निजी चीजें हैं। इंटरफियरिंग विद द वेरी एलिमेंटल बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लाइफ मस्ट सीम डॉन्टिंग। कह रहा है कि अगर हम इस जो जीवन है इसके मूल एलिमेंटल मतलब जब स्टार्टिंग हो रही होती है, जब आदमी पैदा हो रहा था उसको कह सकते हैं। एलिमेंटल जो एकदम मूलभूत है, मूलभूत शुरुआत होती है, वहां पे दखल देना या जीवन के अंत समय में चीजों को दखल देना, ये काफी डराने वाला है, काफी ज्यादा कठिन है। डॉन्टिंग मतलब डराने वाला, बहुत ज्यादा कठिन है। नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन द लॉन्ग डेलियंस। डेलियंस का मीनिंग खुद समझो, अभी मैं बताऊंगा, मगर एक बार जब ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में मीनिंग बताऊं तो जरा समझने की कोशिश करो डेलियंस का क्या मतलब है। मान लो कि ये एग्जाम में पहली बार वर्ड आया है और तुमने बहुत पढ़ने के बाद भी ये तुमसे वर्ड तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। ठीक है, तो कैसे तुम मीनिंग निकालोगे? अब इसकी आदत डालना स्टार्ट करो। That laws have had with euthanasia to facilitate the intentional ending of a life globally। ठीक है, क्या कह रहा है कि और कुछ भी एक्सप्लेन करने को नहीं है, और कुछ भी रीजन नहीं हो सकता है कि इतना क्या हुआ। सोचो इतना क्या हुआ इस कानून के साथ जो कि यूथेंशिया से रिलेटेड है ना। और ये जो यूथेंशिया जो कानून है ये किसके लिए है कि जो जीवन को अगर अंत करना है तो उसको आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाने के लिए। क्या हो सकता है? डेलायंस का मतलब यहां पर सोचो, नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन द लॉन्ग डेलियंस। कुछ भी ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो कि ये एक्सप्लेन कर सके कि इस कानून को लाने में कितनी देरी हुई। तो यहां पे डेलियंस का मतलब है कि कितना ज्यादा, इतना ज्यादा विलंब कैसे हो गया, इतनी देरी कैसे हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से जब कोई कोई वर्ड बीच में आ जाते हैं और वो मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, तो ये तरीके होते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर वो कैब हमको रटी होगी, हर वो कैब हमको आती होगी, नहीं। हाँ ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी आ जाती है तो वो सबके लिए होता है, बहुत टफ आ जाता है। मैं बता रहा हूं कि अगर पैसेज में कोई चीज आती है तो फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए। खुद सोचो कि आखिरकार क्या फ्लो चल रहा है, इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, इस तरीके से हम टफ से टफ वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं, और ऐसे जब निकालोगे ना तो याद रहेगा। इन इंडिया, भारत में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है, अप्रूव द विड्रॉल ऑफ अ लाइफ सपोर्ट इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन फॉर हरीश राणा हु वेंट इनटू अ persistent vegetative state following a head injury। कह रहा है कि पिछले हफ्ते भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने स्वीकृति दी है, अप्रूव किया है। क्या चीज के लिए अप्रूव किया है? कि लाइफ सपोर्ट को हटा लिया जाए, जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन है या हाइड्रेशन, जो पानी वाला सपोर्ट मिल रहा है हरीश राणा को, उसको हटा लिया जाए। जो कि अब ये हरीश राणा के बारे में रिलेटिव क्लॉज आ रहा है, उसके बारे में बता रहा है। हु वेंट, जो कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है हेड इंजरी के बाद, जो कि 12 साल पहले हुई थी। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कैसी स्टेट हो गई? एक ऐसी स्टेट हो गई जहां पे आदमी मूर्छित पड़ा हुआ है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक तरीके से कोमा में है। ठीक है, इन्वोकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ डिग्निटी। कह रहा है कि कोर्ट ने जो
कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था सम्मान का, डिग्निटी मतलब जो सम्मान का आइडिया था उसको दिखा इन्वोक करते हुए, एक तरीके से सामने लाते हुए, द कोर्ट ऑब्जर्व, कह रहा है कि कोर्ट ने ये देखा है दैट इट वुड नॉट बी कंपेटेबल, कि ये चीज सही नहीं है विद टेम्परेरली कीपिंग अलाइव, कि हम टेम्परेरी रूप से किसी को जिंदा रखें, अ टर्मिनली इल पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट को टेम्परेरी रूप से जिंदा रखें जो कि एक तरीके से इतना ज्यादा बीमार है, इतना ज्यादा एक तरीके से उसको समस्या है कि उसके ऊपर ना तो कोई सेंस है। टर्मिनली इल का मतलब है कि वो मूर्छित अवस्था में एक तरीके से पड़ा हुआ है। हु इज ब्रेन डेड, जिसका दिमाग जो है वो डेड हो चुका है, और इन अ पीवियस स्टेट, या फिर वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। ओनली बिकॉज इट इज पॉसिबल टू लेवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू डू सर, कह रहा है कि और हम ऐसा इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सुविधा है, ये लेवरेज है कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम किए जा रहे हैं। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफी समय से ब्रेन डेड है, जिसका जो ना हिल रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ समझ रहा है, ना कोई महसूस कर रहा है, उसके बावजूद भी हमने उसको जिंदा कर रखा है, और इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं। कह रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं। दिस फोर्सेस अ लाइफ ऑफ इनडिग्निटी, कोर्ट का कहना है कि इस एक तरीके से ये जो तरीके से हम लोगों को जिंदा रख रहे हैं मशीनों की मदद से, तो एक तरीके की हम ऐसी लाइफ उनको थोप रहे हैं जिसमें सम्मान नहीं है, इनडिग्निटी। पेशेंट्स इंड्योर अ स्लो एगनाइजिंग डेथ, और कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट्स को बहुत धीमे धीमे एक तरीके से स्लो मृत्यु आ रही है, और काफी दर्द भरी मृत्यु आ रही है। एगनाइजिंग मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पेन हो। तो इस तरीके से अगर हम उनको जिंदा रख भी रहे हैं तो क्या जिंदा रख रहे हैं। एज द एंड ऑफ लाइफ अप्रोचेस, कोर्ट का कहना है कि जब जीवन का अंत आता है, अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ह्यूमन फैकल्टीज, जब एक इंसान अपनी जितनी भी उसकी ताकत है, जितनी भी उसकी क्या कहते हैं क्षमताएं हैं, जब उससे वो कंट्रोल खोता है, डिन्यूट्स लाइफ ऑफ इट्स मीनिंग, तो उसकी लाइफ का जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब लाइफ जो है वो बिना मीनिंग की हो जाती है, वंचित हो जाती है। डिन्यूट्स का मतलब वंचित रहना। इट एडेड, कोर्ट ने ऐसा कहा। The court went on to expand the right to live with dignity under Article 21 to encompass the right to die with dignity। कह रहा है कि कोर्ट ने एक और चीज करी कि वो उन्होंने जो राइट टू लिव, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया। मतलब उसकी जो दायरा था उसको और बढ़ाया और उसमें शामिल किया। इनकम्पास मतलब शामिल करना, कि अब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आ जाएगा, जैसे पहले राइट टू लिव था। ठीक है। इन इंडिया, कह रहा है भारत में, इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट, द कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हैड टू इंगेज विद द यूथेंशिया क्वेश्चन ओवर द ईयर्स। कह रहा है कि भारत में जो कानून नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब यूथेंशिया के ऊपर जो हमारे पास लेकर उसका कोई भी कानून नहीं है, इसकी वजह से कोर्ट्स को लगातार यूथेंशिया के ऊपर जो क्वेश्चन है उससे जूझना पड़ता है, एंगेज होना पड़ता है, और ये काफी सालों से वो ऐसा करते हुए आए हैं। द स्मृति ज्ञान कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1996 केस माइट हैव सेट ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पे सेट ऑफ का मतलब है किसी चीज की शुरुआत करना, और ये फ्रेजल वर्ब है। कह रहा है कि जो श्रीमती ज्ञान कौर और स्टेट ऑफ पंजाब के बीच का जो केस था उसमें इस ट्रेंड की शुरुआत हुई। किस चीज की? कि कोर्ट में यूथेंशिया के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। बट द डिबेट इंटर द पब्लिक रेल्म विद द अरुणा शानबाग पिटीशन इन 2011। कह रहा है कि लेकिन जो पब्लिक के बीच में जब चर्चा आई, रेल मतलब फील्ड, क्षेत्र, कि लोगों के बीच में ये चर्चा तब आई जब अरुणा शानबाग पिटीशन 2011 में हुआ। मतलब जब अरुणा शानबाग की जब याचिका जो है वो 2011 में लगाई गई। द कोर्ट इन दिस इंस्टेंट, कह रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने डिडेंट अलाउ फॉर यूथेंशिया एज द नर्सेस केयरिंग फॉर हर डिमर्ड। डिमर्ड का मतलब यहां होता है ऑब्जेक्ट करना, एक तरीके से मना करना। तो कह रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने यूथेंशिया जो है उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि जिस पेशेंट की नर्सेस केयर कर रही थी, जिस पेशेंट को लेकर, उनका मन नहीं था, उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, उन्होंने मना कर दिया था।
बट वेंट ऑन टू ले डाउन गाइडलाइंस, मगर इसी कोर्ट ने आगे चलकर एक कुछ रूल्स दिए फॉर विदड्रॉइंग और द विद होल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल सपोर्ट, कि कब क्या कहते हैं मेडिकल सपोर्ट को हटा लेना है और कब मेडिकल सपोर्ट को लगे रहने देना है, टू अलाउ फॉर नेचुरल डेथ, और नेचुरल डेथ को अलाउ करने के लिए। मतलब कोर्ट ने कुछ रूल्स जो है वो नेचुरल डेथ के लेकर उन्होंने बनाए, कि उन्होंने कुछ कुछ कंडीशन रखी कि भाई किस स्थिति में आप जो ट्रीटमेंट है उसको चालू रख सकते हैं और किस स्थिति में ट्रीटमेंट को हटा सकते हैं। In 2018, a Supreme Court Constitution bench held that the right to die with dignity is a fundamental right। कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थी उसने ये निर्णय दिया कि गरिमा के साथ मरना एक फंडामेंटल राइट है। Besides benefiting हरीश राणा इन द इंस्टेंट केस, कह रहा है कि हरीश राणा को जो इस केस में फायदा हुआ है उसके अलावा द जजमेंट विल undoubtedly make it easy for terminally ill patient and their families to let go। ये जो कोर्ट द्वारा जजमेंट आया है हर्षित राणा केस में, अब ये उन फैमिलीज या उन पेशेंट्स की मदद करेगा जो एक तरीके से जिनके पेशेंट जो हैं वो ऐसी अवस्था में है कि ना तो अब वो बोल सकते हैं ना वो महसूस कर सकते हैं, ऐसी बेहोशी की या फिर कोमा में पड़े हुए हैं, और उनकी जो फैमिलीज हैं अब उनके लिए आसान बनाएगा कि अब वो कह सकते हैं कि ठीक है भाई अब इनकी जो मतलब जो पेशेंट है उसको एक तरीके से उसका जीवन ले लिया जाए, और ये जीवन इसलिए ना ले लिया जाए कि उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उसको आराम देने के लिए। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस इन लीव्स एंड बाउंड्स, इन लीव्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब होता है ये बताओ, ये बहुत बार यूज होता है भाई, कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, मोर लाइफ प्रिजर्विंग हैक्स विल बिकम अवेलेबल टू ऑल हु आर अवेलेबल टू पे फॉर देम, कि जो और भी लाइफ बचाने के तरीके हैं वो उन लोगों के अवेलेबल हो रहे हैं जो उसको आप पे कर सकते हैं, मतलब जो उसको एफर्ड कर सकते हैं। बट कुड इरोड द पेशेंट डिग्निटी, मगर जो उससे पेशेंट का सम्मान है वो खत्म हो रहा है। पेशेंट का डिग्निटी कैसे, मतलब मान लो कोई व्यक्ति किसी का सहारा नहीं बनना चाहता है या कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो चाह रहा है कि भाई अब मैं कोमा में पड़ा हूं, मेरी कोई स्थिति नहीं है, कोई भी चांस नहीं है मेरा दोबारा उठ के खड़े होना, अब मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूं। अगर मान लो ऐसा पेशेंट की सोच है तो क्या है कि हम एक तरीके से उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए उनको मृत्यु दे देना ही बेस्ट होगा। द जजमेंट इज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस कंपैशन इनटू एंड ऑफ लाइफ केयर फॉर पेशेंट्स विद अनअल्टरेबल मेडिकल कंडीशन। कह रहा है कि ये जो जजमेंट आया है ये दया को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया, कंपैशन मतलब करुणा, कि करुणा को लाने के लिए लाया है। किस चीज में, कि ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है, जब मृत्यु काफी पास होती है और पेशेंट की केयर लोग कर रहे होते हैं ऐसी स्थिति में, और उनके पास उनकी मेडिकल कंडीशन या उनकी क्या कहते हैं बीमारी ऐसी होती है जो कि अनअल्टरेबल होती है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे केसेस में ये जो डिसीजन आया है वो इनको एक तरीके से जो पेशेंट है जो ठीक नहीं हो सकते, जो कोमा में है, उनके लिए एक दया के समान है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिविंग विल, a legal document empowering individuals to start their preferences for medical treatment in situation where they, कह रहा है कि ये जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, लिविंग मतलब कि आप जीते जी अपनी जो वसीहत नहीं कहते हैं, वसीहत लिखते जाइए, जिसमें क्या होगा कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब कानूनी रूप से ये लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो कि हर व्यक्ति को पावर देगा, एम्पावरिंग मतलब पावर देगा कि वो अपनी प्रेफरेंस बता सके कि किस सिचुएशन में कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। वेयर दे बिकम इनकैप्सिटेटेड वेजिटेटिव और अनेबल टू कम्युनिकेट अगेन इंडोर्स्ड बाय द कोड मस्ट ऑल्सो बी पॉपुलराइज। कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग है जो कि लोगों को पावर देता है कि वो प्रेफरेंस वो चुन सकते हैं कि उनके साथ कैसी स्थिति में कैसा एक तरीके से व्यवहार किया जाए, और कैसी स्थिति होती है वो कैसी सिचुएशन होती है जहां पर वेयर दे बिकम इनकैपेसिटेटेड, मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए ना तो वो सोच सकते हैं, ना ही वो कोई निर्णय ले सकते हैं, ना ही वो हिल डुल सकते हैं, इस तरीके की स्थिति में अगर पहुंच जाते हैं। वेजिटेटिव मतलब इस तरीके से कोमा में पहुंच जाते हैं, या फिर
वो बातचीत नहीं कर सकते, अनेबल टू कम्युनिकेट, जो कि दोबारा कोर्ट द्वारा सपोर्ट है। मतलब ये जो आइडिया जो लोग दे रहे हैं, ये कोर्ट भी इसको एंडोर्स कर रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है। मस्ट ऑल्सो बी पॉपुलराइज, तो कह रहा है कि पब्लिक के बीच में इसको जो है पॉपुलर हो जाना इस आइडिया को जरूरी है। क्यों? इससे क्या होगा कि जो पेशेंट काफी ज्यादा तकलीफ में है, काफी ज्यादा पेन में है, उनको हम लोग इच्छा मृत्यु आराम से दे सकेंगे। हालांकि लोग जो फैमिलीज होती हैं वो अपने से जो जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनके वो करीब होते हैं, उनको किसी भी स्थिति में जाने देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं शायद शायद ईश्वर की कृपा से सही हो जाए। मगर कभी कभार पेशेंट ऐसी स्थिति में होता है जिसको वहां पे बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वहां पे कह रहा है कि इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए और इस आइडिया को पॉपुलर कर देना चाहिए। In the gray zones, it is the law that can give people the courage to take the right call. कह रहा है कि ऐसी उलझन भरी सिचुएशन में, ग्रे जोन मतलब उलझन भरी सिचुएशन में, ये जो कानून है ये लोगों को हिम्मत देगा कि वो सही कॉल ले सकें, सही डिसीजन ले सकें। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। अब ये 3 स्टेटमेंट दिए, हमको बताना है करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ डिग्निटी, पढ़ा था हम लोगों ने ये, टू अप्रूव द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर हरीश राणा। हाँ ठीक है, पहला करेक्ट है कि सब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आइडिया ऑफ डिग्निटी को दर्शाया है और साथ ही साथ जो हरीश राणा का सपोर्ट सिस्टम था उसको विड्रॉल करने के लिए अनुमति भी दे दी है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है पैसेज के अनुसार। In the Simriti Gyan Kaur versus the State of Punjab case, the court officially legalized the concept of a living will for all citizens. नहीं, ये जो 1990 केस था ज्ञान कौर और स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें एक तरीके से ट्रेंड की स्टार्ट हुई थी। मतलब ये यूथेंशिया जो है उसमें चर्चा होने वाली ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग अभी तक नहीं बात हुई थी, तो ये तो नहीं है। 2018 की बात करते तो कर लेते। The Aruna Shambhak petition in 2011 resulted in the immediate approval of euthanasia due to the support of her nursing staff. नहीं, उसमें कोर्ट ने यूथेंशिया के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी जो नर्सिंग स्टाफ थी उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन किया था कि वो नहीं चाहते थे कि उसको इच्छा मृत्यु दी जाए। तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है। Why did the Supreme Court observe that leveraging technological advancements to keep a previous patient alive could be incompatible with the constitution? कह रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो हम लाभ लेवरेज मतलब लाभ उठाना, कि ये जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो कि प्रीवियस पेशेंट हैं, जिनको प्रीवियस वाली बीमारी है, उनको जीवित रखने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट को लगता है? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ सच टेक्नोलॉजी इज टू हाई, ऐसा कहीं बात नहीं हुई है। बिकॉज इट फोर्सेस अ लाइफ ऑफ इंडिग्निटी एंड सब्जेक्ट द पेशेंट टू अ स्लो एंड एगोनाइजिंग डेथ विदाउट मीनिंग। हाँ ये सही है। एक तरीके से ये जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उन पेशेंट्स को जीवित रख रहे हैं जो लगातार काफी दर्द में हैं, तो उनको फोर्स कर रहे हैं कि एक ऐसा जीवन जिसमें कोई सम्मान नहीं है, ऐसा जीवन जिसमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, और हम एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं उन पेशेंट को कि उनकी धीमी धीमी मृत्यु हो और दर्द भरी मृत्यु हो और बिना किसी मतलब के। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यूज करने का कोई मतलब नहीं है ऐसे केसेस में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लिविंग विल एज एंडोर्स्ड बाय द कोर्ट इन द पैसेज? कह रहा है कि लिविंग विल का पर्पस क्या है, क्या मोटिव है जो कि कोर्ट द्वारा सपोर्ट किया गया इस पैसेज में? टू अलाउ फैमिली मेंबर्स टू क्लेम द प्रॉपर्टी। देखो यहां तक पढ़ लिया, समझ में आ गया कि ये क्लेम द प्रॉपर्टी वाली कहीं बात ही नहीं हुई है। टू प्रोवाइड अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट पास्ट, नहीं। टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू स्टेट देयर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेंस इन केस दे बिकम इनकैप्सुलेटेड। हाँ, कि लोगों को पावर देना कि वो अपनी प्रेफरेंस बता सकें, अपनी चॉइस बता सकें कि किस तरीके का काम, मतलब अगर वो किस स्थिति में हो तो उनके साथ क्या किया जाए। अगर पहले ही लोगों ने बता रखा है कि अगर भाई मैं इतने इतने दिनों तो अगर ना मैं बेड में उठूं, अगर मेरी हालत ऐसी हो जाए तो मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, तो यही चीज है, प्राइमरी पर्पज इसका यही है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द पैसेज? कह रहा है कि इन चारों सेंटेंस में कौन सा है जो पैसेज की समरी को बताता है? द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1990s, नहीं।
द लीगल स्ट्रगल ऑफ नर्सेस इन द अरुणा शाहबाग केस, अरुणा शाहबाग केस की एक लाइन में बात हुई थी, पूरा ये कोई समरी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। The Supreme Court judicial expansion of Article 21 to include the right to die with dignity through the approval of passive euthanasia. हाँ ये हो सकता है। A critical analysis of why India lacks formal legislation on euthanasia despite repeated directive from the, ये एक बात जरूर हुई है कि भारत में यूथेंशिया वाला कानून नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यूथेंशिया के बारे में कई बार चर्चा करना पड़ता है, कई बार उनको उससे भिड़ना पड़ता है। तो ये बात तो ठीक है, मगर ये एक बहुत ही नैरो स्टेटमेंट है, इसको हम समराइज तो नहीं कर सकते। यहां पे सी में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जिसके अंदर राइट टू लिव आता है उसको एक्सपैंड किया है, अब उसके अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी जोड़ा है, और एक तरीके से इनडायरेक्टली यूथेंशिया को उन्होंने अप्रूवल दी है। यही तो पूरा निष्कर्ष है, समरी है कि अब कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ दिया है, एक तरीके से हमारा राइट बना दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और इसी के ऊपर पूरी बात हुई, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following best describe the tone of the passage? कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें से टोन है पैसेज का। स्केप्टिकल है, डिसमिसिव है, संदेह वाला है ना, और या फिर किसी चीज को खारिज करने वाला है, ऐसी कहीं लगा आपको कि डाउट करने वाला टोन है या बार बार खारिज कर दी जा रही चीजें, कुछ ऐसा लगा नहीं। कंपैशनेट है, दया वाला है, करुणा वाला है, जुडिशियस है, समझदारी वाला है, हो सकता है। एग्रेसिव है एंड रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है और आक्रामक है, ऐसा लगा कि यहाँ पे एग्रेसिव टोन है, नहीं लगा ना। इनडिफरेंट है, क्या राइटर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और टेक्निकल टोन है, क्या यहाँ पे किसी टेक्निकल चीजों की बात की गई है, नहीं की गई है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है कि दया वाली टोन है, एक तरीके से जो पेशेंट्स काफी बीमार है उनके लिए दया दिखाई गई है और कोर्ट द्वारा एक समझदारी वाला डिसीजन लिया गया है ना, तो बी हमारा आंसर होगा। ये है आज का पैरा नंबर। आप लोग बोल रहे थे भाई कमेंट सेक्शन में पैरा नंबर डालिए, पैरा नंबर लाइए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पैरा नंबर का भी है। इसमें क्या है, S1 और S6 फिक्स्ड है और बीच में ABCD सेंटेंस है। S1 और S6 फिक्स है तो हमको सिर्फ ABCD को अरेंज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होगा, अप्रोच क्या होगी सुन लो। S1 से हम पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि किस तरीके से ओपनिंग हो रही है, ठीक है, और हो सकता है हमें S6 पहले पढ़ने की जरूरत पड़ जाए एंडिंग करने से पहले, ताकि हमको आइडिया लगे कि सेकेंड लास्ट सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। इन द थर्ड वीक ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान, कह रहा है कि ईरान के खिलाफ जो ये संयुक्त मिलिट्री कैंपेन चल रहा है उसके तीसरे हफ्ते में द प्रेसिडेंट फेसेस डिसीजन, प्रेसिडेंट को कुछ ऐसे डिसीजन का सामना करना पड़ रहा है दैट कुड डिफाइन द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म इन ऑफिस, जो कि उनके बचे हुए कार्यकाल को परिभाषित कर सकता है। मतलब ये बता सकता है कि उनका जो बचा हुआ कार्यकाल है वो किस तरीके का होने वाला है। कुछ समझ में आया ये किसके ऊपर बात हो रही है? ये हो रही है बात जो अगेंस्ट ईरान हमला हो रहा है, ठीक है। अब हमारा दिमाग घूमना चाहिए, जितनी भी न्यूज हमारे दिमाग में है उस चीज को दिमाग में रख लो, जितनी भी न्यूज तुमको अब तक पता है उसको अपने दिमाग में रख लो। अब ये देखो, हाउएवर, हालांकि इफ द कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ कौन होगा यहाँ पे? जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए का उसी को बोलते हैं कमांडर इन चीफ। इफ द कमांडर इन चीफ इज ग्रैपलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट दैट सीम्स इन डेंजर ऑफ स्पायरिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कह रहा है कि अगर जो प्रेसिडेंट है लगातार ऐसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं जो कि लग रहा है कि वो हाथ से निकल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, दोज कंसर्न्स आर सर्टेनली नॉट प्लेइंग आउट इन पब्लिक, उसके बावजूद भी जो ये इनकी चिंताएं हैं वो पब्लिक में दर्शाई नहीं जा रही है, वो पब्लिक में उस चीज को दर्शा नहीं रहे। While he may be eager to focus on such unrelated matters, he is converting a harsh historical lesson that a war will inevitably consume a presidency. कह रहा है कि चाहे वो जो अनरिलेटेड मैटर्स हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा उस वॉर से या इस स्थिति से रिलेशन नहीं रखते हैं, उन पे भले ही वो ये दिखा रहे हैं कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, उसके बावजूद भी उन्हें एक हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है कि
जब जब कोई प्रेसिडेंट वॉर में जूझा है तो वो उसकी जो प्रेसिडेंसी है एक तरीके से खतरे में पड़ गई है। ठीक है, चाहे वो जो यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट रहे, चाहे वो बराक ओबामा हो गए, चाहे वो जॉर्ज बुश हो गए, जब जब इन्होंने वॉर किया है तब तब ये जो इनकी प्रेसिडेंसी है वो एक तरीके से उस वॉर ने खा ली है, मतलब उसको उसको खतरे में डाल दिया है। फॉर इंस्टेंस कह रहा है कि उदाहरण के रूप में ड्यूरिंग अ रीसेंट आवर ऑफ पब्लिक रिमार्क, जब प्रेसिडेंट ने पब्लिक के सामने अपने जो जवाब है उसको दिए, ही स्पेंट ऑलमोस्ट एज मच टाइम डिस्कसिंग बॉलरूम कंस्ट्रक्शन प्लान्स एज ही डिड द एक्चुअल वॉर एफर्ट। तो उन्होंने बॉल रूम के कंस्ट्रक्शन के बारे में उतनी ही चर्चा करी जितना कि उन्होंने एक्चुअल वॉर एफर्ट के बारे में चर्चा करी। मतलब दोनों ही चीजों को समान समान समय दिया। एक बॉल रूम समझ रहे हो, बॉल रूम डांस होता है ना, बॉल डांस सुना होगा, तो वो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके रूम के कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी बात उन्होंने कही उतनी ही इस वॉर के बारे में बात करी। ये दर्शाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको वॉर की बहुत ज्यादा चिंता नहीं पड़ी, उनको अभी भी लगता है, मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं अरे ये बहुत छोटी बात है, छोटा सा वॉर है, मैं निपटा लूंगा। Proof that the conflict is indeed already dominating his schedule emerged when he announced that a planned diplomatic trip to China would be delayed by a month. कह रहे हैं ये इस चीज का प्रूफ है कि ये जो लड़ाई चल रही है उसने जो प्रेसिडेंट का शेड्यूल है जहां पे उनको जाना है उसके ऊपर उसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है जिनकी चाइना की जो डिप्लोमेटिक ट्रिप थी वो 1 महीने के लिए डिले हो गई है। Justifying this sudden postponement, the White House press secretary stated that his utmost responsibility right now is to ensure the continued success of the operation. कह रहा है कि व्हाइट हाउस में जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा, ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है उसको जस्टिफिकेशन दिया है और बोला है कि इस समय जो प्रेसिडेंट है उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस ऑपरेशन में सक्सेस पाई जाए। ठीक है, F6 जैसे ही पढ़ा लगा नहीं कि ये डी के बाद आना चाहिए था, लग गया ना, है ना। यहां पे इन्होंने डिप्लोमेटिक ट्रिप जो है चाइना की डिले करी है और यहां पे तुरंत व्हाइट हाउस सेक्रेटरी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये तो है। तो क्यों ना पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ओहो, सब में डी है, तो अब ये गया, अब ये सी बी ए हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे लास्ट वीक में, मतलब जो तीसरा वीक चल रहा है अगेंस्ट ईरान के, फिर जो उनके डिसीजन है, ये जो पहली बात बोली। अब यहाँ पे देखो, हालांकि अगर ये जो कमांडर इन चीफ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में उनका मतलब ये हाथ से निकल भी रहा है, उसके बावजूद भी पब्लिकली वो चीजों को दर्शा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, वाइल ही मे बी एगर टू फोकस। अभी इसको ना ध्यान दो, यहां पे देखो, फॉर इंस्टेंस कह रहा है उदाहरण के रूप में, यहां पे क्या बोला कि उन्होंने पब्लिकली चीजों को दिखाया नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं। अब कह रहा है कि उदाहरण के रूप में जब उन्होंने एक पब्लिक रिमार्क दिया तो उन्होंने उतना ही समय मतलब बॉल रूम के बारे में डिस्कशन करने में बिताया जितना कि एक्चुअल वॉर में। मतलब एक तरीके से लोगों को ये दर्शाया कि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ए और सी जो है वो पेयर बना रहे हैं, लास्ट में डी है, बचा क्या, बी होगा। ठीक है, तो ए सी बी डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद से पढ़ के देखो। ठीक है, छोटा सा है तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। द शॉक वेव्स ऑफ अ वॉर बीइंग फॉट नियरली 3000 किलोमीटर अवे आर नाउ रीचिंग इंडियाज किचन। कह रहा है कि 3000 किलोमीटर जो दूर वॉर लड़ी जा रही है उसके जो झटके हैं अब भारत के रसोई घर में पहुंच रहे हैं। As the US-Israeli strikes on Iran disrupt energy shipments, that the Strait of Hormuz, supplies of liquefied petroleum gas are tightening across India, forcing restaurants to cut menus, shorten hours, and in some cases shut down altogether. कह रहा है कि यूएस इजराइल की स्ट्राइक जो ईरान में हो रही है उसने जो एनर्जी जो शिपमेंट जो बड़े बड़े जहाज हैं जो लेकर जा रहे हैं उसमें बाधाएं आई हैं। कहाँ से जा रहे हैं? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। सप्लाईज ऑफ एलपीजी, जो एलपीजी की सप्लाई है वो पूरे देश में एक तरीके से टाइट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। फोर्सिंग रेस्टोरेंट, जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मजबूरी में आकर अपना मेन्यू को कट करना पड़ रहा है और जितनी देर वो अपने बिजनेस को खोलते थे उसके घंटों को कम करना पड़ रहा है और कुछ कुछ केसों में तो पूरी तरीके से बंद करना पड़ रहा है। क्या होना चाहिए यहाँ पर भाई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आपने मैप देखा होगा बहुत बार, तो इस तरीके से एक खाड़ी है यहाँ पर, जो यहाँ पे ये ईरान हो गया,
ठीक है। यहाँ से शिपमेंट निकलती है, यहाँ पे इजिप्ट हो गया, सॉरी ये यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो यहाँ से ये जो शिपमेंट निकलती है तो यहीं पे अटैक कर रहा है ईरान इस समय। ठीक है, भारत लगभग लगभग यहाँ पर है, यहाँ पे यूएस की नेवी लगी हुई है। तो यहां से कोई चीज जा रही है तो क्या होना चाहिए बताओ? जब ट्रेन टनल से निकलती है हम लोग क्या यूज करते हैं? थ्रो यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम, से, बाई, विद तो टूल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? एनर्जी शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Social media is dash with video clips showing queues outside cooking gas dealers across Indian cities and town as the worries over fuel supplies spread। कह रहा है कि सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सी वीडियो देखने को मिल रही हैं जिसमें बहुत से सिटीज में जो गैस डीलर है उनके यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, क्योंकि जो चिंताएं हैं फ्यूल सप्लाई को लेकर वो फैल गई हैं। क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया इज वेंस्कॉट। वेंस्कॉट पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन होती है और इसका मतलब होता है, कैसे बताऊं, कि आप लोग अंग्रेजों के घर देखेंगे ना तो उनके दीवारों में ना कुछ तरीके की लकड़ी वाली डिजाइने होते हैं। सर्च करना है इसको तो समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं लोग वेंस्कॉट। क्रेनलेट्स, क्रेनलेट्स का मतलब होता है कि जो किले की दीवार होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से, मान लो ये दीवार है, ठीक है, किला है, फिर इनकी ये बाउंड्री बनी होती है, तो इस तरीके की जो डिजाइनें बनी होती हैं, मान लो तोप के गोले रखने के लिए, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। बैडिजेंट का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा सजी हो। कोई मतलब आ रहा है? नहीं आ रहा है। अवाश, अवाश का मतलब होता है भरा हुआ, और इसकी पार्ट उसकी जो होती है एडजेक्टिव। सोशल मीडिया अवॉश विद वीडियो क्लिप्स, सोशल मीडिया वीडियो क्लिप से भरी हुई है। हाँ, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। कमर्शियल एलपीजी यूजर्स अपीयर द वर्स्ट हिट। कह रहा है कि जो भाई बिजनेस वाले हैं लोग, कमर्शियल एलपीजी यूजर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा एक तरीके से इसकी मार पड़ी है। द शार्पेस्ट डैश इज इन रेस्टोरेंट किचन्स। कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा दबाव है वो रेस्टोरेंट के किचन में पड़ा है, मतलब जो अलग अलग रेस्टोरेंट है उनके किचन में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको कमर्शियल एलपीजी नहीं मिल पा रही है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? स्क्यूज, स्क्यूज का मतलब होता है दबाव, कमी हो सकता है। बाइट का मतलब समुद्र की खाड़ी, तो कोई मीनिंग नहीं है। सेनोटैफ का मतलब होता है शहीदों की जो स्मारक होता है उसको बोलते हैं, नहीं। ऑब्लिएट, ऑब्लिएट का मतलब होता है जैसे काल कोठरी या फिर जेल, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बेस्ट यहाँ पे क्या है? Skews. The sharpest skews is in restaurant kitchens. The situation is dash. Cooking gas simply is not available. कह रहा है कि सिचुएशन मतलब बहुत अच्छी नहीं होगी और कुकिंग गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। Says मनप्रीत सिंह ऑफ द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो मनप्रीत सिंह है उनका ऐसा कहना है। विच रिप्रेजेंट अबाउट 5 लाख रेस्टोरेंट। ये जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है लगभग लगभग ये 5 लाख रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। मोस्ट eateries रन आइदर ऑन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स और पाइप्ड गैस। ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो या तो एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर चलते हैं या फिर पाइप्ड गैस के ऊपर चलते हैं, ही से उनका कहना है। एंड द शॉर्टेज आर नाउ बीइंग फेल्ट अक्रॉस द कंट्री। और कह रहा है कि जो ये एलपीजी की कमी है ये पूरे देश में अब महसूस की जा सकती है। क्या होना चाहिए? द सिचुएशन इज, सिचुएशन खराब है, डायर है, गंभीर है, भयानक हो सकता है भाई। लुगुबीरियस, लुगुबीरियस का मतलब होता है दुखी होना, उदास, तो नहीं। हेलिसियन, ये पार्ट ऑफ स्पीच होती है, इसकी एडजेक्टिव का होता है शांति, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्लेरेस्ट्री, क्लेरेस्ट्री का एक खिड़की से रिलेटेड वर्ड होता है, ये ऊंची खिड़की होती है उसको हम बोलते हैं क्लेरेस्ट्री, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? एयर है, सॉरी ए है। द सिचुएशन इज डायर। A lot of restaurants have closed, some in Delhi, many in the south of the country। कह रहा है कि बहुत से जो रेस्टोरेंट्स हैं वो क्लोज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी जो है दिल्ली में हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा साउथ में हो गए हैं। पीपल आर डैश टू कोल एंड वुड एंड इलेक्ट्रिक कुकर टू कीप किचन गोइंग। कह रहा है कि जो लोग हैं वो कोल और वुड का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कुकर्स का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उनका जो रेस्टोरेंट है या किचन है वो चलता रहे। इन मुंबई, मुंबई में मीडिया रिपोर्ट से अप टू अ फिफ्थ ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर क्लियरली फुल ऑफ पार्शली शट एज कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज टाइटन। कह रहे हैं कि काफी मीडिया रिपोर्ट में ये है कि एक 1/5 जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या वो तो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं या फिर पार्शली तरीके से बंद हो गए हैं, क्योंकि जो एलपीजी की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। पीपल आर स्विचिंग, हो सकता है लोग स्विच कर रहे हैं, जो एलपीजी गैस यूज करते थे अब वो कोल और वुड को यूज कर रहे हैं, हो सकता है। मतलब स्विचिंग का मतलब होता है बदलना।
कैरनिंग का मतलब हो जाए तेजी से बुड़ना या फिर डगमगाना, नहीं कोई मतलब नहीं है। जेनोफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सम्मान में जो लोग घुटने नीचे करके बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं। कैंटिलीवर का मतलब होता है सहारा बनना, जैसे कैंटिलीवर बीम हो गई, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पीपल आर स्विचिंग टू कोल एंड वुड, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।